बात शुरू करते हैं स्वाधीनता आंदोलन और हिंदी कविता, जो इस संगोष्ठी का मुख्य विषय है। स्वाधीनता आंदोलन और हिंदी कविता, ये तीन घटक हमारे सामने आ रहे हैं। स्वाधीनता एक संकल्पना है, आंदोलन उसका क्रियाकरण है और हिंदी कविता इसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है। एक वाक्य में हम कहना चाहें तो इस संगोष्ठी का केंद्रीय विषय स्वाधीनता की अवधारणा का आंदोलन में क्रियात्मक रूपांतरण है, जिसकी अभिव्यक्ति हिंदी कविता में हुई है। यहाँ एक बात और स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि स्वाधीनता आंदोलन को हम भारत के ब्रिटिश शासन से मुक्त होने के लिए किए गए संघर्ष मात्र से लें तो हम उसे बहुत सीमित परिप्रेक्ष्य में रख देंगे। और इस तरह सोचें तो यह ऐतिहासिक घटनाक्रम सन 1857 से चलकर 1947 तक 90 वर्षों का इतिवृत्त होगा। लेकिन यह बात इतनी सीधी और गहरी नहीं है। स्वाधीनता आंदोलन केवल राजनैतिक आजादी पाने का उपक्रम नहीं है। इसीलिए 1947 के बाद भी कवियों की मुक्ति चेतना अभिव्यक्त होती रही। इसलिए इस संगोष्ठी के दो पक्ष विचारणीय हैं, स्वाधीनता आंदोलन और हिंदी कविता का समकाल। यह पहला पक्ष है, जिसके अंतर्गत स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख पड़ाव और हिंदी कविता में उनकी समानांतर अभिव्यक्ति आती है। और दूसरा पक्ष है स्वाधीनता के स्वप्न का यथार्थ में रूपांतरण और उसकी काव्यात्मक परिणति। तो हम बात शुरू करेंगे स्वाधीनता की संकल्पना से, और इस क्रम में याद आते हैं निराला। कहा गया है ना कि बात उन तक पहुंची जाती है, हमसे चाहे कहीं की बात करो। निराला हम सबके प्रिय और जीवन दाता कवि हैं। उनकी एक कविता मतवाला में छपी थी अगस्त मास में 1924 में। इसका आरंभ है, भ्रमर का गुंजार वह भी स्वाधीन, पक्षियों का कलरव वह भी स्वाधीन, और तम के हृदय से निशानात का प्रकाश सब है स्वाधीन। प्रकृति में सब स्वाधीन है, लेकिन कवि की चिंता क्या है? वो कहता है, मेरे साथ मेरे विचार, मेरी जाति, मेरे पद दलित मौन हैं, निद्रित हैं, स्वप्न में भी पराधीन। जो देश और समाज स्वप्न में भी पराधीन है, भला उनकी मुक्ति की बात सोची भी कैसे जा सकती है? लेकिन नहीं, निराला आगे बढ़ते हैं, विश्लेषण करते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि समझा मैं, भय ही व्यवस्था का जनक है। निर्भय अपने को और दुर्बल समाज को करके दिखाना है। स्वाधीन का ही एक और अर्थ निर्भय है। स्वाधीनता की ये तड़प 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से ही छिटपुट विद्रोहों की घटनाओं से अभिव्यक्त हो रही थी, लेकिन ये बड़ा विस्फोट होता है 1857 की क्रांति के रूप में, जिसे ब्रिटिश के हित में लिखने वाले इतिहासकारों ने सिपाही विद्रोह, गदर, म्यूटिनी कहकर अवमूल्यित किया। किंतु पहली बार वीर सावरकर ने इसे 1857 के स्वातंत्र समर शीर्षक से मराठी में संबोधित किया और इसे भारत में 1857 की राज्य क्रांति के रूप में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा, और अब इसे भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के रूप में याद किया जाता है। उस समय की खड़ी बोली हिंदी में इससे संबद्ध कविताएं तो प्राप्त नहीं है, लेकिन उर्दू में इससे संबंधित विपुल काव्य लिखा गया। उस समय के कई स्थापित शायरों ने, जैसे गालिब, जहीर दहलवी, दाग देहलवी, मुनीर शिकोहाबादी, सबकी नज़मों में दिल्ली के लुटने, उजड़ने और अंग्रेजों के अमानवीय दमन का हाल बयां है। बहादुर शाह जफर का दुखांत तो हम सब जानते हैं, इतिहास से भी ये पुष्ट है और उनकी शायरी से भी। लेकिन यहाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय है अजीमुल्लाह खां की लिखी यह नज्म, जिसे क्रांतिकारियों के अखबार पयामे आज़ादी में सबसे पहले छापा गया था। 1857 में जगह जगह इसे गाया जाता था और अब इसे भारत के पहले राष्ट्रगीत का दर्जा मिला हुआ है। इसकी कुछ पंक्तियां हैं। हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा, इसकी शान शौकत का दुनिया में जयकारा, आया फिरंगी दूर से ऐसा मंतर मारा, लूटा दोनों हाथों से प्यारा वतन हमारा, आज शहीदों ने है तुमको अहले वतन ललकारा, तोड़ो गुलामी की जंजीरें बरसा वो अंगारा, हिंदू मुस्लिम सिख हमारा भाई भाई प्यारा, यह है आजादी का झंडा इसे सलाम हमारा।
इसके अतिरिक्त वाचिक रूप में भारत की विभिन्न भाषाओं और उपभाषाओं में लोकगीतों के रूप में अंग्रेजों के अमानवीय दमन और हिंसा, क्रांतिकारियों के अदम्य साहस और जननायकों की गौरव गाथा के रूप में 1857 की क्रांति और उसके परिणामों का सजीव चित्रण मिलता है। लोकमानस सजीव इतिहास होता है। खड़ी बोली हिंदी के संदर्भ में भारतेंदु हरिश्चंद्र के बलिया में सन 1884 में दिए गए व्याख्यान का जिक्र यहाँ अप्रासंगिक नहीं होगा। इसका विषय था भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो, और भारतेंदु ने भारतवर्ष की उन्नति के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों को एक साथ उद्बोधित किया। ये बात बार बार मैं रेखांकित इसलिए कर रही हूँ कि हिंदू और मुसलमान दोनों कौमों ने मिलकर 1857 की लड़ाई लड़ी और शुरू के दिनों में हिंदू मुसलमान दोनों कौम स्वतंत्रता आंदोलन में शरीक थे, लेकिन बाद में अंग्रेजों की कूटनीति के कारण जो सांप्रदायिक हिंसा भड़की वो विभाजन के त्रासदी के रूप में हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ी। तो इसीलिए इस पर ध्यान देना आवश्यक है। भारतेंदु ने कविवचन सुधा में 1874 में, यानी अपने भाषण के 10 साल पहले ही उन्होंने लिखा था, जिस प्रकार अमेरिका उपनिवेशित होकर स्वाधीन हुआ वैसे ही भारतवर्ष स्वाधीनता लाभ कर सकता है, परंतु भारतवर्ष के उपनिवेशित होने से इसके विपक्ष में बहुत आपत्ति है। यहाँ वे मूल कारण को पकड़ रहे हैं, उपनिवेशवाद, और स्वाधीनता के लिए इससे मुक्ति आवश्यक मानते हैं। सन 1857 की क्रांति का संदर्भ भी भारतेंदु की कविता में मिलता है। कठिन सिपाही द्रोह अनल जा जल बल नासी, जिन भय सिर न हिलाए सकत भारतवासी। अर्थात सिपाही विद्रोह की भयंकर अग्नि को अंग्रेजों ने उतने ही प्रचंड जल बल से बुझा दिया, लेकिन ये दमन इतना अमानवीय था कि उस आतंक से भारतवासी सिर भी नहीं हिला सकते थे। इसके बाद हम आते हैं 1857 पर लिखी, उसके संदर्भ में लिखी गई सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता। सब परिचित हैं इससे, और ये कविता इस बात का प्रमाण है कि काव्य विषय के साथ साथ लिखने वाला कवि भी अमर हो जाता है। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, बुंदे ले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये एक वानगी है। ऐसे कितने ही अनाम सुनाम जननायक जो इतिहास बना गए, लेकिन इतिहास में उनका जिक्र नहीं है। कुछ ऐसे कवि माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन और सुभद्रा कुमारी चौहान सक्रिय थे, अर्थात उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और मुक्ति के गीत भी लिखे। पुष्प की अभिलाषा, कैदी और कोकिल, नवीन की कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, ये सब कविताओं से हमारे लोग परिचित हैं। दूसरी ओर स्वाधीनता आंदोलन की आधार भूमि है भारतीय नवजागरण। इसीलिए स्वाधीनता का समग्र अर्थ हुआ सभी प्रकार की गुलामी से मुक्ति, जड़ताओं से मुक्ति। निराला ने कविता की मुक्ति और मनुष्य की मुक्ति को एकाकार कर दिया। राष्ट्र, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता उस समय के प्रमुख स्वर थे। राष्ट्र की एक सर्वसुलभ परिभाषा है कि भूमि, जन और संस्कृति, इसका समुच्चय होता है राष्ट्र। इसलिए हमारी राष्ट्रीय कविता, यानी स्वाधीनता आंदोलन के दौरान लिखी गई कविता, उसके बाद भी वह इन तीनों तत्वों से जुड़ी हुई थी, भूमि, जन और संस्कृति। खैर, तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो कविताएं लिखी गई उसमें देश का भूगोल, यह एक रेखांकनीय बात है। कविता में भूगोल जैसे उतर कर आ गया, देश की भौगोलिक सीमाएं, देश की भौतिक संपदा, देश की प्राकृतिक उसका सौंदर्य, उसका विभव सबको लेकर कवियों ने लिखा। रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य का इतिहास में एक कटाक्ष किया है कि जो लोग ये भी नहीं जानते कि कोयल किस चिड़िया का नाम है, वे अपने आप को देश प्रेमी बताने का दावा करें तो हंसी आती है। इसका मतलब है कि देश से प्रेम का मतलब है देश की प्रकृति से प्रेम। श्रीधर पाठक की कश्मीर सुषमा और ऐसी सभी कविताओं से सब लोग परिचित हैं। मैं उनको दोहरा कर ज्यादा समय नहीं लूंगी, क्योंकि
और लोगों को भी बोलना है और कृष्ण जी का अध्यक्षीय भाषण हमको सुनना है, लेकिन मैं अपनी बात आगे जरूर बढ़ाऊंगी। दिनकर की मेरे कवि, मेरे नगपति, मेरे विशाल सभी लोग परिचित हैं, लेकिन एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि वेदिक काल तक के मैथिली शरण गुप्त तक की कविता में जिस भूगोल का जिक्र हुआ, भौगोलिक सीमाओं का, छायावादी कविता उसका चरमोत्कर्ष बन के सामने आई और इन भौगोलिक सीमाओं को उसने असीम कर दिया, जैसे कि छायावाद की प्रवृत्ति है। अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता कूल किनारा, जहां पर इन्हें हमारी भौगोलिक कोई सीमाएं ही नहीं रहे, जहां पहुंचकर क्षितिज को खुद कूल किनारा मिले, इससे बढ़कर। और हम जानते हैं कि इसके बाद जो प्रसाद का अभियान गीत है, सभी लोग इससे झंकृत हो जाते हैं। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमरति वीर पंथ हो पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मिया विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी, अराति सैन्य सिंधु में सुबाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। कविता के शिल्प पर बात करने की यहाँ ज्यादा गुंजाइश नहीं है, लेकिन मैं केवल एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि अराति सैन्य सिंधु में सुबाड़ वाग्नि से जलो, बड़वा नल, समुद्र के अतल गहराइयों में जलने वाली आग जो अलक्षित होती है लेकिन सबको जलाकर निशेष कर देती है, तो उसके साथ उपसर्ग जोड़ा गया है, अर्थात कल्याणकारी यह संघर्ष है। और अगर इस अभियान गीत से हम इतिहास की झिलमिली को हटा दें, क्योंकि सभी जानते हैं कि चंद्रगुप्त नाटक में इसका प्रयोग हुआ है, तो इतिहास के इस आवरण को हटा दें तो ऐसा लगता है कि सामने स्वतंत्रता के दीवानों की जो जुलूस चला जा रहा है, कभी उसको संबोधित कर रहे हैं। इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि शमशेर ने, क्योंकि शमशेर की कविताओं पर जरा कम बात हुई है, तो शमशेर ने अपने समय में एक मार्चिंग सॉन्ग लिखा था और वह लिखा था उन्होंने मजदूरों को संबोधित करके। सन 1942 में एक प्रभात फेरी निकल रही थी, उसको संबोधित करके उन्होंने एक मार्चिंग सॉन्ग लिखा था। उसमें हिमाद्रि तुंग श्रृंग जैसा भव्यता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो भीतर एक साहस है, जो जिजीविषा है, मैं वो पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी। वो कहते हैं, मैं फिर से आपको बताना चाह रही हूँ कि स्वाधीनता आंदोलन की एक प्रभात फेरी को संबोधित करते हुए 1940 में शमशेर ने लिखा, और इसकी पंक्तियां हैं, फिर वह एक हिलोर उठी गाओ, वह मजदूर किसानों के स्वर कठिन हटी, कवि है उनमें अपना हृदय मिलाओ, उनके मिट्टी के तन में है अधिक आग, है अधिक ताप। तो हम देखते हैं कि स्वाधीनता आंदोलन के समानांतर चल रही इस कविता में भूमि और जन को संबोधित किया गया और संस्कृति के पुनरुत्थान की भी बात की गई, लेकिन खास तौर से जन के प्रति कवि ज्यादा चिंताकुल थे, इसीलिए जनता के दुख दारिद्र्य की बात की। मैं केदारनाथ अग्रवाल की पंक्तियां बताऊंगी, जब उन्होंने लिखा, जब बाप मरा तब पाया भूखे किसान के बेटे ने, घर का मलबा टूटी खुटिया, कुछ हाथ भूमि वो भी परती, बनिए के रुपयों का कर्जा जो नहीं चुकाने पर चुकता, बस यही नहीं जो भूख मिली 100 गुना बाप से अधिक मिली। तो यह जन से जुड़ाव और यह काव्य यात्रा स्वाधीनता तक चला, राजनीतिक गुलामी से स्वतंत्रता प्राप्ति तक यह यात्रा चली। लेकिन जब हमें स्वतंत्रता मिली तब सवाल उठा कि इसके बाद क्या केवल राजनीतिक गुलामी की बेड़ियों को काटना ही हमारे संघर्ष का एकमात्र लक्ष्य था? नहीं, यहाँ हम आते हैं स्वातंत्रोत्तर भारत में जो स्वाधीनता की चेतना है
इस पर हमें हमें बात करनी आवश्यक है, क्योंकि अगर हम इस पक्ष को अनदेखा करें तो इन सवालों का जवाब अधूरा रह जाएगा कि जब 15 अगस्त 1947 को तिरंगा लहराया गया तो मैथिली शरण गुप्त ने बहुत प्रमुदित होकर लिखा था, यह पुण्य पताका फहरे। और उसके कुछ वर्ष बाद धूमिल ने आजाद भारत में लिखा कि क्या आजादी तीन थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है। आप सोचिए, रघुवीर साहब ने लिखा जनगण मन अधिनायक में वो कैसा भाग्य विधाता है, फटर सुतन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। तो हमारे राष्ट्र के गौरव के एक एक प्रतिमानों पर इन कवियों ने आरी चलाई। क्यों? ये निरुद्देश नहीं था, क्योंकि जो स्वतंत्रता मिली वो केवल राजनीतिक स्वतंत्रता थी। स्वतंत्रता का जो स्वप्न था वो साकार तो हुआ, लेकिन साहिर लुधियानवी ने लिखा है ना किसी और संदर्भ में, तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूं। तो कवियों का अभिप्रेत पूरा नहीं हुआ, क्योंकि ये जो आजादी थी ये जनता की आजादी नहीं थी। संसद में हमारे चुने हुए प्रतिनिधि पहुंचे और उनका जो रूप सामने आया, भ्रष्टाचार जो सामने आया, इसको लेकर अब आप सोचिए कि पहले देश के भूगोल के बारे में हमने चर्चा की, उसी भूगोल को लेकर धूमिल पूछते हैं, ये मेरा देश है, ये मेरा देश है, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक फैला हुआ जली हुई मिट्टी का ढेर है। तो इसका मतलब ये नहीं, अगर हम धूमिल की पटकथा पढ़ें तो हमें अलग से कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। देश की मुक्ति के लिए देखे गए स्वप्न, स्वप्न भंग, इन सब की गाथा धूमिल की पटकथा में है। इसीलिए हमें ये सोचना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि इन कवियों का स्वर नकारात्मक ही नहीं था। ये सब कुछ ध्वंस करने के लिए ही नहीं बैठे थे। इन लोगों ने सक्रिय होकर सोचा, जनता के लिए सोचा, जनता के ऊपर उन लोगों ने विश्वास किया और इनको चिंता थी देश की। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता है, इस देश का क्या करूं जो धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए आकर मेरे पास बैठ गया है। ऐसी कितनी कितनी कविताएं। और फिर मैं बात करना चाहूंगी मुक्तिबोध की। मुक्तिबोध ने इतने स्पष्ट शब्दों में जो अंधेरे में कविता लिखी और भी बहुत सारी, लेकिन मुक्तिबोध का कहना है ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम, ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। कितनी भर्त्सना भरी हुई है इन पंक्तियों में, कितनी घृणा भरी हुई है। किसके प्रति है ये घृणा? समूची जनता के प्रति नहीं, मध्य वर्ग के प्रति, जिसे पेटी बुर्जुआ कहकर कार्ल मार्क्स ने इस पर भरोसा नहीं किया था। मुक्तिबोध ने भी इस पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि ये जो मध्य वर्ग है ये इतना स्वार्थ लोलुप है, इतना अवसरवादी है कि ये हमेशा ऊपर की ओर देखता है, अपने से उच्च वर्गों की ओर, जबकि इसे नीचे देखना चाहिए, निम्न वर्गों के साथ मिलकर मुक्ति की लड़ाई लड़नी चाहिए। ये मुक्तिबोध ने बार बार कहा और उनका यह अटूट विश्वास था, जनता के गुणों से ही संभव भावी का उद्भव। तो जनता पर उन्होंने पूरा विश्वास किया। तो मैं यहाँ पर अपनी बात थोड़ा रोकते हुए, क्योंकि आगे हमें अध्यक्षीय वक्तव्य भी सुनना है और मेरी घड़ी में 11:47 हो रहे हैं, तो मैं इस समूची वार्ता का एक सार संक्षेप आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी बिंदुओं के रूप में। पहला बिंदु है कि इस गोष्ठी के विवेच्य विषय की जो कुछ विशेषताएं हमारे सामने आती हैं, उसमें पहला है कि स्वाधीनता आंदोलन और उसके समानांतर चली हिंदी कविता का अध्ययन करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक, वो जो सारी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, मैंने उन ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र नहीं किया,
लेकिन हमारे पास दर्ज है वो सारी। 1857 से भी अगर हम लें तो 1885 कांग्रेस की स्थापना, उसके बाद 1905 बंग भंग, 1914 होम रूल मूवमेंट, और उसके बाद 1919 जालियांवाला बाग का हत्याकांड, 1922 असहयोग आंदोलन, 1930 शहीद भगत सिंह को फांसी। ऐसे कितने हमारे घटनाएं हैं। अगर हम ये समझे कि इन घटनाओं की क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में हम कविताओं को लें तो अध्ययन का एक तरीका हो सकता है, ये थोड़ा सा क्रिया प्रतिक्रियात्मक ज्यादा होगा। दूसरा हम ये ले सकते हैं कि इनके जो मूल चेतना है, जैसे जो राजनेताओं पर व्यंग किया गया, स्वाधीनता की चेतना को बार बार उभारा गया, जनता की दीन दशा का चित्रण किया गया कई तरह के प्रतीकों से। तो अगर हम ये मूल स्वाधीनता की चेतना को लें तो हम ऐसी कालजयी कविता इस समय लिखी हुई पाते हैं जो किसी भी देश के लिए गर्व का विषय हो सकती है। और इसके साथ हम एक और विशेषता इस समय के इस आंदोलन की देखें कि तेलंगाना का जो मुक्ति संघर्ष है, ये जो चल रहा था 1939 से लेकर 1948 तक, और देश को स्वतंत्रता मिलने के एक साल बाद तेलंगाना को स्वतंत्रता मिली, लेकिन हमारे हिंदी के कवि इससे अनजान नहीं थे। उदाहरण के लिए नागार्जुन ने तेलंगाना को लेकर कविता लिखी और सभी का ध्यान इस ओर था। तो इसका भी जिक्र हमारे इस काव्य में परिप्रेक्ष्य में है। इसके साथ हम ये भी ध्यान रखें कि स्वाधीनता आंदोलन का जो चरित्र था वो मानववादी, धर्मनिरपेक्ष, संप्रदाय निरपेक्ष चरित्र था। भले ही सांप्रदायिकता की विभेषिका से हम गुजरे हों, लेकिन इसका चरित्र इन सब से निरपेक्ष एक मनुष्यतावादी रूप में हमारे सामने आता है। और एक और बात इसमें स्पष्ट है कि हमारी कविता का जो चरित्र रहा, मूल जो गुण रहा, वह हमेशा सत्ता विरोधी रहा, भ्रष्ट सत्ता का विरोधी। भ्रष्ट सत्ता के विरोध में हमेशा कविता खड़ी रही और उसने आलोचना की। और मैं समझती हूँ कि इस प्रसंग में अंतिम जो हम एक विशेषता बता सकते हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, संगोष्ठी में बाद में इस पर विस्तार से बात होगी, कि ये स्वाधीनता आंदोलन और हिंदी कविता में व्यक्ति स्वाधीन चेतना का ही प्रतिफल रहा कि 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में कई ऐसे समुदाय जो अब तक हाशिए पर थे, वे धीरे धीरे मुख्य स्थान में आए और अपनी बात खुद कहने लगे। जैसे स्त्री है, जैसे दलित है, जैसे आदिवासी हैं, जैसे अल्पसंख्यक हैं। इनकी बात पहले भी हुई। अछूत की शिकायत नाम से सभी जानते हैं, 1916 में उदाहरण के लिए दलित कविता का ये पहला प्रतिमान हमको मिलता है। लेकिन इस सब के बावजूद ये जो छोटे छोटे समुदाय हैं जो हाशिए पे थे, उपेक्षित थे, ये धीरे धीरे केंद्र स्थान पर आए। और आजादी की लड़ाई में हमें याद रखना पड़ेगा कि ये सारे समुदाय एक साथ थे और अब भी ये सारे समुदाय एक साथ हैं, लेकिन अपनी अपनी जगह अपनी अपनी आजादी का उद्घोष कर रहे हैं। आप लोगों ने मुझे ये जो अवसर दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।